नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग 67% मतदान हुआ। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर की भी मतगणना मंगलवार को। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत की 5 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वायुसेना आज चेन्नई के मरीना बीच पर मेगा एयर शो करेगी। जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने कई स्थानों पर तलाशी ली। दुबई में महिला 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज दोपहर भारत का सामना पाकिस्तान से होगा और भारत और बांग्लादेश के बीच पहला 2020 मैच आज ग्वालियर में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल लगभग 67% मतदान हुआ। राज्य विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में हुआ मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। 100 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोगों ने मतदान में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। पहली बार इस चुनाव में दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक के नागरिकों को घर से ही मतदान की सुविधा दी गई थी। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना भी मंगलवार को होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से देश को बहुत लाभ होगा। कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव से बेहतर प्रशासन, नीतिगत स्थिरता, सामाजिक एकजुटता और आर्थिक विकास के साथ वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि यह सिफारिश अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य के लिए बुनियादी सुधार साबित होगी। Our country would greatly benefit from adopting simultaneous elections in its steady march towards a Viksit Bharat. Simultaneous elections will have long-term benefits such as better governance, policy stability, social cohesiveness, economic growth, and enhanced global competitiveness. It has the potential to be a foundational reform for a more inclusive and prosperous future. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत की 5 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर मुइज्जू की यह पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा है। इससे पहले वे इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। श्री मुइज्जू आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। सोमवार सुबह उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। श्री मुइज्जू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। शाम को वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। श्री मुइज्जू मंगलवार को मुंबई में और बुधवार को बेंगलुरु में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की 3 दिन की जर्मनी यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे हैम्बर्ग में 2 दिन की सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। श्री जोशी जर्मनी और ब्रिटेन के मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, कम लागत पर धन उपलब्ध कराने और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बहुपक्षीय विकास बैंक की मजबूती के लिए G20 विशेषज्ञ समूह की 30 में से 27 सिफारिशों पर विचार के लिए विश्व बैंक की सराहना की है। कल प्रोफेसर निक स्टर्न के साथ नई दिल्ली में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराया जाना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जलवायु परिवर्तन पर ठोस कार्रवाई के लिए जरूरी है। प्रोफेसर स्टर्न बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान गठित विशेषज्ञ समूह के सदस्य हैं। प्रोफेसर स्टर्न ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अत्यंत पिछड़े देशों यानी ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वायुसेना चेन्नई में मरीना बीच पर आज सुबह 11 बजे बड़ा एयर शो करेगी। ये आयोजन 92वें वार्षिक वायुसेना दिवस समारोह के शुभारंभ के तौर पर किया जा रहा है। इस शो में लड़ाकू विमान तेजस, मिराज, सुखोई 30, MKI, जगुआर, पोसिडॉन विमान और नवीनतम प्रचंड हेलीकॉप्टर सहित जेट 72 विमान शामिल होंगे। अनुमान है कि इसे 15 लाख लोग देखेंगे। इस शो को इस वर्ष लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लक्ष्य है। एक रिपोर्ट।
भारतीय आकाश वायु सेना का है और वे पूरी ताकत से इसकी रक्षा करते हैं। इस वर्ष के एयर शो का थीम सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर है। बारिश हो या तूफान, आकाश के योद्धा चील की तरह हैं जो लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। चाहे दुश्मनों का सामना करना हो या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना, ये योद्धा हमेशा तैयार रहते हैं। इस दौरान भारत की प्रमुख सैन्य पैराशूट प्रदर्शन टीम, जिसमें पैराशूट जंपिंग शामिल है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई कौशल दिखाएगी। उन्नत युद्धाभ्यास सहित फ्री फॉल डिस्प्ले भी देखने लायक क्षण होगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रवीण गौतम। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की कम दूरी वाली हवाई रक्षा प्रणाली की 3 परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं। ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इन परीक्षणों में काफी ऊंचाई और गति के साथ लक्ष्य को भेदा गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन परीक्षणों में अस्त्र प्रणाली की मारक क्षमता की बार बार पुष्टि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नई मिसाल से हवाई खतरों से निपटने में सशस्त्र बलों को मजबूती मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को भाषा के इतिहास में एक स्वर्णिम मील का पत्थर बताया। कल मुंबई में अभिजात मराठी भाषा कार्यक्रम में उन्होंने राज्य के लोगों को बधाई दी और इस ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा होने पर गर्व व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने इन भाषाओं से जुड़े लोगों को बधाई दी। मराठी भाषा को ये गौरव दिलाने के लिए मराठी साहित्यकारों, लेखकों, कवियों और असंख्य मराठी प्रेमियों ने लंबा प्रयास किया है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता के रूप में कई प्रतिभाशाली साहित्यकारों की सेवा का प्रसाद मिला है। इसमें बाळ साथी जामेकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कृष्णाजी प्रभाकर खड़ीलकर, आचार्य अत्रे, शांताबाई छेड़के, गजानन दिगंबर माडगूळकर, कुसुमाग्र जैसी विभूतियों का योगदान अतुलनीय है। इस बीच भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चामू कृष्ण शास्त्री ने आकाशवाणी को बताया कि सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है। मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली, प्राकृत भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देना ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा इन शास्त्रीय भाषाओं में ही है। अगर हमारे छात्रों को, युवाओं को प्राचीन भारतीय ज्ञान भंडार देखना है, पढ़ना है, सीखना है तो इन शास्त्रीय भाषाओं को सीखना चाहिए। इससे पहले ठाणे में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुंबई और ठाणे जैसे शहरों को भविष्य के लिए तैयार करना जरूरी है। 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण है। हर देशवासी का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। इसलिए हमारी सरकार का हर निर्णय, हर संकल्प, हर सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को धन उपलब्ध कराने की जांच के सिलसिले में कई ठिकानों पर तलाशी ली है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में 26 ठिकानों की छापेमारी की। इस दौरान एनआईए को मिले दस्तावेज और उपकरणों की जांच की जा रही है। संदेह है कि इस मामले में शामिल संदिग्ध युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, उन्हें भारत में आतंकी हमले करने और आतंकवादियों से जुड़े दुष्प्रचार में लिप्त थे। उन्होंने जैश ए मोहम्मद से प्रेरित जमात गुट में युवाओं की भर्ती भी की थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में 6 जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार के समक्ष रखी गई 10 सूत्री मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू की। इस बीच 24 परगना जिले के जयनगर में 4th कक्षा की एक छात्रा की दुष्कर्म और हत्या मामले में बैरकपुर अदालत ने आरोपी मुस्तकिन सरदार की पुलिस हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। पीड़ित बच्ची कल मृत पाई गई थी।
छत्तीसगढ़ के धमतरी में 2 दिन के जलजगार महोत्सव का आज दूसरा दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में यूनिसेफ, जापान और श्रीलंका के अलावा कई देशों के पर्यावरणविद शामिल हो रहे हैं। इसमें देश विदेश के नीति निर्माता, पर्यावरणविद, विशेषज्ञ और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि जल संचय और जल संरक्षण पर संवाद कर रहे हैं। इन विशेषज्ञों ने जल संचय और जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में सफल कार्यों की कहानियां साझा की। इस दौरान जल संरक्षण के प्रभावी उपायों पर गहनता से विचार विमर्श करने के साथ ही उन्हें धरातल पर उतारने की कार्य योजना भी तय की गई। इस जल जगार महोत्सव के तहत वाटर स्पोर्ट्स की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, रायलसीमा, कर्नाटक के तटवर्ती और दक्षिणी भीतर भागों में अगले 2-3 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज गरज के साथ वर्षा होने और बिजली गिरने की आशंका है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दोपहर 3:30 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड से पहला मुकाबला हार गई थी। इधर ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल इस मैच में नहीं खेलेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को दिल्ली में और तीसरा मुकाबला 12 अक्टूबर को हैदराबाद में होगा। इससे पहले भारत ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-0 से जीत दर्ज की थी। आज विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस है। यह दिवस सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित प्रतिभाओं के प्रति सम्मान पैदा करने के प्रयोजन से आयोजित किया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क की क्षति में पैदा होने वाली समस्या है। यह क्षति जन्म से पहले, प्रसव के दौरान या जन्म के बाद लगभग 3 वर्ष तक हो सकती है। आज सेरेब्रल पाल्सी दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में जैनपुरा इलाके में नदी मर्ग में अर्धनारेश्वर मंदिर में कश्मीरी पंडित समुदाय ने कल मूर्ति स्थापना की। इस अवसर पर शोपियां के उपायुक्त मोहम्मद शाहिद सलीम डार भी उपस्थित थे। पूजा समारोह शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय मुसलमानों ने पंडित भाइयों का स्वागत किया। 20 साल बाद कश्मीरी पंडित पूजा में शामिल होने के लिए आए थे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल हुए मतदान को सभी अखबारों ने पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने इसे लोकतंत्र का पर्व बताते हुए महिला मतदाताओं की लंबी कतार देते हुए लिखा है, अपनी सरकार चुनने की खुशी। अखबारों ने इसके साथ ही मतगणना पूर्व सर्वेक्षण को भी अलग अलग शीर्षक से दिया है। छोटे उद्यमियों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बना JEM। दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता से लेते हुए लिखा है, अब तक 26,500 स्टार्टअप इस पोर्टल के जरिए कर चुके हैं 29,000 करोड़ रुपए का कारोबार। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से कल कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के सफल परीक्षण को राजस्थान पत्रिका ने उपलब्धि बताते हुए लिखा है, देश का कवच होगा मजबूत, नजदीक से भी मार गिराएंगे दुश्मन के विमान और ड्रोन। पृथ्वी का तापमान अगले 5 साल में 1.5 डिग्री बढ़ने पर न सिर्फ इंसान बल्कि जीव जंतु के जीवन पर भी संकट आ सकता है। राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र आगे लिखता है कि अध्ययन में पाया गया है कि इससे धरती पर जीव जंतुओं की 15% प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं। पहली बार दिल्ली पहुंची नमो भारत ट्रेन। देशबंधु ने इसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए लिखा है कि साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच हुआ ट्रायल रन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग 67% मतदान हुआ। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर की भी मतगणना मंगलवार को। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत की 5 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वायुसेना आज चेन्नई के मरीना बीच पर मेगा एयर शो करेगी। जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी फंडिंग मामले में NIA ने कई स्थानों पर तलाशी ली। दुबई में महिला 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज दोपहर भारत का सामना पाकिस्तान से होगा और भारत और बांग्लादेश के बीच पहला 2020 मैच आज ग्वालियर में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।